नमस्ते, जय हिंद, ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। एंड जो इसमें लोग इन्वॉल्व थे मुझे उनके बारे में जानना है थोड़ा बिकॉज मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग चीज़ है कि मैं अभी करेंटली आई एम 27-28 एंड उसमें आपने कहा कि बच्चे थे 18 से 24 साल की एज 25-26 ये कौन लोग थे और ये माइंडसेट कहाँ से आया कि चलो जाके हथियार उठाते हैं पोर्तुगीज़ जो सोल्जर्स हैं उनके अगेंस्ट रिबेल करते हैं और लिबरेट कराते हैं इसे ये कैसे हुआ? माइंडसेट तो नेशनलिज्म का तो उनके अंडर करंट ऑफ नेशनलिज्म वाज ऑलवेज देयर ऑन देयर माइंड। हमेशा से वो राष्ट्र प्रेम राष्ट्रभक्ति की तो उनके अंदर घुट्टी पिलाई गई थी उनको, तो वो तो था ही था। और चूंकि ये वीर सावरकर जी से जुड़े हुए थे, ओके। बाबा बाबा राव सावरकर जो उनके बंधु हैं, इनमें से कुछ उनके अनुयायी थे, तो इसलिए मिलिटेंसी या आर्म्स उठाना, शस्त्र उठाना, इससे उनको किसी प्रकार का परहेज नहीं था। अगर वो फर्ज करो गांधी जी से जुड़े होते तो पहले उनको ये होता कि नॉन वायलेंट मीन्स, फिर वो कन्वर्ट होते, जैसे गोवा कांग्रेस के लोग हुए उस तरीके से कि भाई नॉन वायलेंस नहीं चल रहा तो कुछ लोगों ने कहा हथियार उठाते हैं। लेकिन इन लोगों में शुरू से ये था कि अगर क्रांति है तो सशस्त्र ही क्रांति होगी, अगर सशस्त्र नहीं होगी तो क्रांति हो ही नहीं सकती। तो ये चूंकि सावरकर जी से जुड़े हुए थे तो इसीलिए इनकी थिंकिंग ऑलरेडी वैसी थी। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर आज़ाद कराना है तो भाई जहाँ तक ये सत्याग्रह वगैरह वो तो हो ही रहे हैं, उससे कुछ हुआ तो नहीं इतने साल में, तो ऑप्शन क्या है? शस्त्र उठाना। तो इसीलिए सशस्त्र क्रांति की बात शुरू हुई। ओके। एंड लता मंगेशकर जी का क्या रोल था? हाँ। इन्हें जो पैसा मतलब दिलवाना था जी, उसमें जी, जी। डायरेक्ट रोल नहीं था बट एक इनडायरेक्ट रोल था, बिल्कुल वो था। मुझे जानना है। ये पूना का जो ग्रुप था, इसमें जो लोग महाराष्ट्र से परिचित है वो जानते हैं कि सुधीर फड़के एक नाम था। सुधीर फड़के जी बहुत म्यूज़िक डायरेक्टर हुए, बहुत अच्छी श्रेणी के मराठी फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने धुनें दी, और गीत रामायण करके एक क्लासिक है मराठी का जो उन्होंने संगीतबद्ध किया था पूरा का पूरा। तो वो अपने करियर की शुरुआत में थे उस समय। इसमें इंसिडेंटली शिव शाहिर बाबा साहेब पुरंदरे भी थे, पद्म विभूषण जिन्हें बाद में दिया गया, अभी ही जस्ट पास्ट अवे लास्ट ईयर। तो जो शिवाजी के बारे में सबसे ज़्यादा वो 2-3 बुक्स उन्होंने बहुत अच्छी बहुत वाली अच्छी लिखी किताबें है। लिखी है उन्होंने। वो जानता राजा करके एक प्रोग्राम किया जो मेगा शो था शिवाजी पे, पहला मेगा शो, Right. जिसमें हाथी घोड़े भी ट्रांसपोर्ट होते थे और स्टेज पे आते थे, वो भी थे इसके अंदर। तो अब जब फंड्स की बात आई तो उन्होंने सोचा कि हम फंड्स कहाँ से रेज करें, बिकॉज पहला सवाल तो यही है, ये करना है तो बंदूक चाहिए, पिस्तौल चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, साधन चाहिए, पैसे कहाँ से आएंगे? तो पहले उन्होंने अपने आसपास देखा कि बहुत ज़्यादा रिश्तेदारी से तो कुछ मिलने वाला है नहीं, जान पहचान वालों से, दोस्तों से कुछ मिलने वाला है नहीं, बिकॉज ये सारे बच्चे नॉर्मल वर्किंग फैमिलीज से थे। कुछ कॉलेज में थे, कुछ ऐसे थे कि जो कॉलेज की फीस भी नहीं निकाल पा रहे थे, जो किसी के घर रहते थे, खाना खाते थे और कॉलेज में जाके पढ़ के आते थे। तो इस तरह के सब बैकग्राउंड के थे, इनके पास साधन नहीं थे। इन्होंने कहा कि अगर हम बहुत ज़्यादा इसकी पब्लिसिटी करते हैं और लेने की कोशिश करते हैं तो वो सरकार को पता चल जाएगा, और ये गैर कानूनी है, क्योंकि नेहरू जी ने कह दिया कि कोई भारतीय इस इलाके में नहीं जाएगा, और वैसे भी कोई भी सरकार नहीं परमिट करेगी कि आप बंदूकें लेके एक दूसरे देश में चले जाओ। नोबडी वुड परमिट दैट। तो इसलिए वो उनके पास उनको सीक्रेटली करना था। तो जब उन्होंने सारे रास्ते एग्जॉस्ट हो गए आपस के, तो वो एक दिन बैठे सोच रहे थे कि भाई आगे क्या करें, ये तो शुरू होने से पहले ही अभियान खत्म हो गया। तो सुधीर फड़के जी ने बोला चलो हम लता दीदी के पास चलते हैं, मैं उनको जानता हूँ, मैंने उनके साथ 4-5 गाने किए हुए, कम से कम हमें मिल तो लेंगी। तो ये लोग मिलके लता जी के पास मिलने गए। जब उन्होंने लता जी को ये सब बात बताई कि हम इस तरह से करना चाहते हैं और ये क्रांति लाना चाहते हैं, सब करना चाहते हैं, तो लता जी, जैसा कि उनका स्वभाव था, वो बिल्कुल इम्पैसिव बैठी थी, चेहरे पे कोई भाव नहीं आया उनके। तो जब ख़त्म होने लगा, बातचीत ख़त्म हो गई, तब भी वो कुछ नहीं बोली, सिर्फ सुन रही थी। तो इनको लगा कि यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है, वो इंटरेस्टेड नहीं है इसमें। लेकिन जब उठे तो उन्होंने देखा कि लता जी की आंख में आंसू थे। तो उन्होंने ये कहा कि मंगेश जी का जो मेरा मंगेश का मंदिर है मेरा गोवा के अंदर, उस पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया हुआ है, जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, मंगेशकर नाम जहाँ से आता है। हैदराबाद में उस समय हथियारों का एक बहुत बड़ा ब्लैक मार्केट था। वो क्यों था? क्योंकि जब हैदराबाद स्टेट था और भारत की फौज ने उसको चारों तरफ से सराउंड कर रखा था, उस समय वहाँ पर रजाकारों की एक प्राइवेट मिलिशिया रेस करी गई, है ना। कासिम रिजवी उसके प्रेसिडेंट थे उस टाइम, और उस समय कहते हैं कि 2 लाख रजाकार थे, और कासिम रिजवी कहा करते थे कि मैं तो सड़कों पे 5 लाख लोगों को ले आऊँगा, लेकिन उनके हाथ में हथियार नहीं थे। अब चूंकि चारों तरफ से सराउंडेड था हैदराबाद, तो हथियार लेजिटिमेटली कहीं से नहीं आ सकते थे। तो उसको एक कॉटन करके एक अंग्रेज एडवेंचरर था, इंग्लिशमैन था, उसने स्मगल किए वो हथियार। ही वॉज एन एविएटर एंड इट इज सेड दैट वो
इयान फ्लेमिंग के बहुत क्लोज था और जेम्स बॉन्ड को उन्होंने उस पर मॉडल किया था. ही वाज दैट स्वॉशबकलिंग काइंड ऑफ पर्सन. उसकी एक अलग से बैक स्टोरी है जो भी किताब में है. तो उसने इन्होंने इंटरनेशनली ऑर्डर्स प्लेस किए. वो वेपन्स जो है वो कराची आए और रात को उसने एयरलिफ्ट करके वो लाके वेपन्स इनको दिए और 16 सॉर्टीज करी उसने इस तरह की. और उसके पास जो प्लेन्स थे दे वर मच मोर सोफिस्टिकेटेड देन द इंडियन एयरफोर्स हैड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो इसीलिए रात को इंटरसेप्ट नहीं हो सकते थे प्लेन वो जिस तरह से वो उसके पास गाइडेंस इक्विपमेंट था, जो भी उसने लेटेस्ट प्लेन्स लीज किए थे उस पर्पज़ के लिए, देयरफॉर उसने स्मगल करके दिए और ये रजाकारों को और हैदराबाद आर्मी को दे दिए गए. अच्छा, हैदराबाद आर्मी के पास हथियार थे क्यों नहीं पहले? क्योंकि वो हैदराबाद आर्मी गई थी वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ने अंग्रेज़ों की तरफ से. और जब वो वहाँ से वापस आ रहे थे तो अंग्रेज़ों ने उनको बोला कि आप अपने हथियार यहीं छोड़ जाओ, आप इंडिया जाओगे तो हम लेटेस्ट हथियार आपको दे देंगे. और इंडिया में आए तो उस टाइम इंडिया आज़ाद हो चुका था, हैदराबाद को कॉर्डर ऑफ कर दिया था, उनको पास हथियार ही नहीं थे. उन्होंने मैन्युफैक्चर करने की कोशिश की, वो उनसे हुआ नहीं प्रॉपरली, तो फिर ये हथियार आर्मी को और रजाकारों को दे दिए गए. कासिम रिजवी का ये विचार था कि मेरे पास भी एक बहुत तगड़ी मिलिशिया है और उनको यूनिफॉर्म्स दी हुई हैं, वो मार्च करते हैं बड़ी तगड़ी से, तो जब फौज आएगी तो मेरे पास तो 2 लाख सैनिक हैं. लेकिन जैसे ही भारतीय फौज बॉर्डर में गई वैसे वो 2 लाख सारे गायब हो गए. क्योंकि वो अल्टीमेटली दे वर नॉट सोल्जर्स, दे वर ऑर्डिनरी सिटीजन्स. जस्ट कैरिंग अ गन डजंट मेक यू अ सोल्जर. ये यहाँ भी तो जज्बा होना चाहिए ना, ट्रेनिंग भी होनी चाहिए आपके उस पर. तो जब वो चले गए और हैदराबाद भारत में विलीन हो गया तो उन्होंने अपने अपने हथियार सरेंडर करने की जगह कुछ परसेंटेज ऑफ हथियार उन्होंने कहीं कहीं छुपा दिए. और वो ब्लैक मार्केट थी, उस ब्लैक मार्केट से ये लोग हथियार खरीद के लाए. हाँ. पर फिर वहां से भी स्मगल तो करवाना पड़ा होगा ही नहीं. भारत के अंदर ही है ना. हाँ. तो एटलीस्ट आपको लोकली लेके आने हैं, आपको एक इंटरनेशनल बॉर्डर तो पार नहीं करनी. उसमें भी बहुत प्रॉब्लम हुई. एक बार ये कारतूस लेके आ रहे थे, मतलब उन्होंने कई ट्रिप्स वहाँ पर किए. अच्छा, इसकी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है. ऐसे चले वहाँ नए किले में गए. नया किला एक्चुअली पुराना किला है लेकिन उसे नया किला बोलते हैं. उसके बीच में से जाते गए, देयर इज़ अ ह्यूज बाओबाब ट्री. तो दैट वाज सम 400 or 500 ईयर ओल्ड. निज़ाम शायद ईरान से या कहाँ से लाए थे. वो ट्री का जो ऐसा घेरा था वो 25 मीटर का था और उसके सेंटर में 10 बाय 10 के 2 कमरे खुदे हुए थे. अच्छा. तो उसको कार्व करके रूम्स बनाए थे 2, जो कुछ चोरों ने अपने छुपने के लिए बनाए थे. उसमें वो वेपन्स रखे गए थे और उसमें से निकाल के इनको दिए गए थे. तो इतनी डिटेल में मुझे पता चला. तब वो पूरी कहानी विजुलाइज हुई कि वो हुआ कैसे और किसने किया. फिर उसको फॉलो अप किया स्टोरी को. तो एनीवे वहाँ से वो लेकर आए और जब वो पुणे ला रहे थे एक बार, तो उस समय उनके पास एम्यूनेशन से भरी हुई पूरी पेटी थी. वो लेके आए, हैदराबाद की ट्रेन से उतरे तो एक पुलिस वाले ने उनको रोक लिया. रुको, दिखाओ खोल के. सो दे स्टार्टेड सेइंग कि नहीं कुछ नहीं. तो उन दिनों हैदराबाद से अफीम स्मगल होती थी. उसको लगा इसमें अफीम है, तो कहा चलो थाने में ले जाके खोलेंगे. अभी लोग हाथ पांव पड़ने लगे. फिर फाइनली कुछ उससे ऐसी बात हुई कि कुछ ले दे के सेटल कर दो. तो उसने बोला 400 रुपये दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा. तुम जो बिजनेस तुम्हारा है ये तुम करो, जो करना है वो. तो अब इनके पास 400 तो क्या, इनके पास 40 भी रुपये नहीं थे. तो इन्होंने उसको पुलिस वाले को बोला कि चलो हम बैठ के चाय पीते, ये पेटी यहीं रहने दो, हमारे में से एक जना जाएगा वहाँ से पैसे ले आएगा, फिर आप छोड़ देना. इन्होंने 2 जनों ने उसको बात में लगाया और तीसरा पेटी उठा के गायब हो गया. और थोड़ी देर बाद बाहर निकले तो कुछ नहीं. तो वो पुलिस वाला इनके ऊपर चिल्लाने लगा और ये पुलिस वाले पे चिल्लाने लगे कि देखो हमने तो कुछ भी नहीं किया, ये हमको पकड़ रहा है. तो उस केस में वो दे हैड अ नैरो एस्केप. बट देन दे डिसाइडेड देयर आफ्टर कि हमें कोई भी राइफल, कोई भी पिस्टल ऐसे नहीं लानी, हम डिसअसेंबल करके लाएंगे. तो टुकड़ों में लाने लगे. वो एक पीस इधर से आया, एक उधर से आया, एक उधर से आया. और कोल्हापुर के पास में एक फार्म हाउस किसी का था, उसमें एक बीच में एक जैसे पंप रूम टाइप बना हुआ था, मतलब एक झोपड़ी टाइप बनी हुई थी. उसमें उसको वो असेंबल और रिपेयर करते थे, उसको सर्विसेबल बनाते थे और वहीं ट्रेनिंग चलती थी इनकी. क्योंकि रेवोल्यूशनरीज जिन्हें हम कहते हैं, जो हथियार उठा के फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे थे, तो इनका भी एक इंटरनल नेटवर्क था उस टाइम पे. क्योंकि कोई पंजाब में था, कोई महाराष्ट्र में था, कोई टुवर्ड्स कोलकाता था. तो इनका भी एक इंटरनल नेटवर्क था. बट बाय द टाइम दादरा एंड नागर हवेली का लिबरेशन का टाइम आया, ये नेटवर्क शायद उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था क्योंकि भारत को तो इंडिपेंडेंस वो डिस्मेंटल हो चुका था ना, पूरा डिस्मेंटल हो चुका था. तो उस नेटवर्क के बिना हथियार लाना in itself is such a big achievement. It is a major achievement. हथियार लाने के बाद में फिर क्या होता है? How do they actually मतलब ट्रेन कैसे करते हैं खुद को? कि क्योंकि पोर्तुगल आर्मी आई एम श्योर कि मतलब वो कोई एमेच्योर आर्मी नहीं है, दे आर वेल ट्रेन्ड सोल्जर्स. तो उनके अगेंस्ट फाइट करना, ये कैसे किया? सिर्फ वेपन्स फायर करने वाले इनके अंदर 8 या 10 लोग ही थे शुरू में, जब लड़ाई शुरू हुई. तो
तो 8 ही लोग थे, आप 20, 25, 30 कहते हो, उसमें से अधिकतर ने कभी जिंदगी में कोई वेपन फायर ही नहीं किया था। इनमें से किसी ने एनसीसी में कर रखा था, 1-2 लोग आर्मी से संबंधित थे, वहाँ से थे। तो कुछ लोग थे, जैसे एक मेजर कुलकर्णी थे उसके अंदर, जो एक्स आर्मी थे, जिन्होंने इनको ट्रेन किया वेपन चलाने में। तो बेसिक वेपन चलाने की ट्रेनिंग इनके पास थी। जो 8-10 कोर लोग थे उनको सबको पिस्टल और राइफल चलानी आती थी। लेकिन इनके पास टोटल मिला के उस टाइम में केवल 5 राइफल्स और 3 पिस्टल्स थी। दैट इज ऑल दे कुड प्रोक्योर। और वहाँ दादरा नगर हवेली में 300 से ऊपर फुल्ली आर्म्ड पोर्चुगीज सोल्जर्स वर देयर, जिनके पास 10 गन, ब्रेन गन, राइफल्स और 3 सब मशीन गन्स तक थी। तो इन सबको अटैक करना था। अब इतने ऑड्स के अगेंस्ट कैसे उन्होंने किया, वही तो किताब है। वो दैट इज व्हाट द होल रिवॉल्यूशन, द स्टोरी इज अबाउट। क्योंकि अगर ये बराबर की ताकत के होते तो फिर तो एक युद्ध था, आप बात कर सकते थे उसके बारे में। ये तो इनके पास कुछ नहीं था उनके सामने यार। मतलब 8 वेपन्स अगेंस्ट 300 फुली आर्म्ड सोल्जर्स। तो जब ये बॉर्डर क्रॉस करके पहली बार अंदर गए, तो जो इंडियन पुलिस बॉर्डर पे खड़ी थी, उन्होंने इनको कहा, बच्चों क्या कर रहे हो तुम लोग? वो 300 नहीं चाहिए, उनमें से 3 ही चाहिए तुम सबको मारने के लिए, क्योंकि दे आर ट्रेन्ड सोल्जर्स। तुम तो बिल्कुल अनट्रेन्ड हो, तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तो तुम सबको 25-30 को मारने के लिए उनके 3 काफ़ी हैं। तो तुम क्या करने जा रहे हो? और ये भी कहा गया कि अंदर जाओगे तो, बिकॉज द इंस्ट्रक्शंस वर क्लियर, इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ उनको, मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट भी नहीं, सिर्फ बॉर्डर तक सपोर्ट करेगी। बॉर्डर में जाने के बाद दे सेड यू आर ऑन योर ओन। अगर आप मर भी गए वहाँ, तो आपकी लाश लेने भी हम अगर आएंगे तो सिविलियन क्लोथ्स में आएंगे, हम यूनिफॉर्म में आपकी लाश लेने भी नहीं आ सकते वहाँ पे। ये रिस्क आपने लेना है तो जाओ। बट एनीवे, लोग गए और उन्होंने ये करिश्मा किया। राइट। इन्होंने कोई पुलिस स्टेशन पे अटैक किया था? पुलिस स्टेशन के अटैक से तो शुरू हुआ था। ये सारे के सारे सोल्जर्स कहिए या पुलिसमैन कहिए, आर्म्ड पुलिसमैन, जैसे अपनी सीआरपीएफ होती है, इस तरह के वो बटालियन थी उनकी। क्योंकि इनके जो प्रॉपर सोल्जर्स थे ना, वो ऑफन इनके अफ्रीकन कॉलोनीज से मंगाए गए जाते थे। तो 1000 अंगोला से आए हुए सोल्जर्स ऑलरेडी दमन में थे उनके पास। दे वर देयर 1000 एंड देयर वर 300 हेयर, जिनमें पोर्चुगीज ऑफिसर्स 3 या 4 थे, और बाकी के सारे लोकल रिक्रूट्स थे, दमन के, गोवा के या दादरा नगर हवेली के। सो जब ये पुलिस स्टेशन पे अटैक करते हैं, हाउ डू दे एक्चुअली कैप्चर द पुलिस स्टेशन? सी दे उससे भी पहले दे गॉट इंटेलिजेंस अबाउट, they set up a local network and they also gathered intelligence about which police station to attack first. अच्छा, ये भी पता था? ये पता था उनको, क्योंकि उन्होंने अलग अलग भेस बदल के ये लोग गए थे वहाँ पे। जो सुधीर फड़के जी की वाइफ थी, वो कॉलेज स्टूडेंट बन के गई थी, और एज अ टूरिस्ट उसने वहाँ पिक्चर्स लिए। उनके जो नेता थे राजा भाऊ वाकणकर, पुना के ग्रुप के, वो बैंगल सेलर बन के गए, गांव-गांव घूमे चूड़ियाँ बेचते हुए। और उनमें से 2 जने थे, वो अगरबत्ती बेचने वाले बने। पुना की कोई कंपनी थी जो वहाँ अगरबत्तियाँ देती थी, उनसे बिल लिए, उनसे सब आईडी ली, और वो लोग वो करके गए। और आखिर में सबसे उस पुलिस स्टेशन के अंदर क्या है ये जानना था, उसको जानने के लिए भिखारी बन के गए और अरेस्ट हुए, और अंदर से उन्होंने पिक्चर्स बनाए। सो दे हैड द एंटायर मैप। तो दे एनालाइज्ड कि कौन सा रोड और कौन सी कम्युनिकेशन लाइन काटने से सिलवासा आइसोलेट हो जाएगा। उस हिसाब से उन्होंने धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया, बिकॉज एज इट इज सीधा 300 लोगों पे तो हमला नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने नरोली करके पुलिस स्टेशन लिया, उस एरिया को लिबरेट किया, फिर पिपरिया लिया, उसको लिबरेट किया, फिर सिलवासा पे अटैक किया, विच वॉज द कैपिटल। तो छोटे छोटे पुलिस स्टेशन लेते चले गए। उन पुलिस स्टेशनों में 6, 7, 8 ऐसे पुलिस पोस्टेड थे, एंड दोज एरियाज वर कट ऑफ फ्रॉम सिलवासा। तो रीइंफोर्समेंट की पॉसिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पानी में, नदियों में बाढ़ आई हुई थी। इट वॉज नॉट सो ईजी टू गेट रीइंफोर्समेंट टू दोज प्लेसेस। और कम्युनिकेशन कट जाने के कारण, क्योंकि इन्होंने अटैक करने से पहले तारे काट दी सारी फ़ोन की, तो इसलिए सिलवासा में यही नहीं पता था कि कितनी बड़ी फोर्स ने हमारे थाने को लिया है। तो इसलिए रीइंफोर्समेंट नहीं मिली। तो दे स्टार्टेड विद स्मॉल थाने। अब जैसे नरोली का थाना, तो उसमें शायद 9 पुलिस वाले थे, उनको उन्होंने डिफीट किया। जब ये पिपरिया गए, तो पिपरिया में 5 ही बचे थे उस टाइम, तो ये तो न्यूमेरिकली ज़्यादा भी थे और स्ट्रांग भी थे। तो इन्होंने हमला करके उनको कैप्चर किया। वहाँ से उनको राइफल्स एंड पिस्टल्स मिली, वो उनके पास उनके वेपन्स में ऐड होती गई, एंड देन फाइनली दे रीच सिलवासा, वेयर द first major battle took place. Right. So basically ये young थे, but they were quite experienced in these matters, कि मतलब properly planned and systems को उन्होंने use किया था। Experience नहीं थे। हाँ, उन्होंने ये सारी चीज़ें स्टडी करी, एक स्ट्रैटेजी बनाई कि हम अगर न्यूमेरिकली कम हैं तो हम अपने से न्यूमेरिकली ज़्यादा बड़ी फोर्स को कैसे डिफीट कर सकते हैं। उसके लिए हमको सरप्राइज चाहिए, डिसीट चाहिए, है ना, हमारे को प्लानिंग चाहिए, हमको उनके चोक पॉइंट्स मालूम होने चाहिए। तो ये सब उन्होंने गनिमी कावा के आधार पे किया, जो शिवाजी महाराज की स्ट्रैटेजी थी। तो बाबा साहेब पुरंदरे थे, जो शिव शाहिर के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने इनको सबको बोला कि भाई ये हम सिर्फ गनिमी कावा से ही इनको हरा सकते हैं। गनिमी कावा मीन्स गुरिल्ला वॉरफेयर, फॉर दोज हु डू नॉट नो मराठी, कि व्हेन अ स्मॉल फोर्स कैन टेक ऑन अ
मच लार्जर फोर्स यूजिंग डिसीट, सरप्राइज, ऑल दोज एलिमेंट्स, है ना? तो उस माध्यम से उन्होंने किया। तो उसके लिए इंटेलिजेंस जानना ज़रूरी था, लोकल सिचुएशन जाननी ज़रूरी थी, लोकल लोगों से कनेक्शन इस्टेब्लिश करना ज़रूरी था। तो ये उन्होंने अपना पूरा वहाँ पर नेटवर्क बनाया पर्सनल, पहले घूम के। ये सब काम 5-6 महीने में हुए, ओके, इंटेलिजेंस गैदर की, और फिर हमला करना शुरू किया। तो 2 छोटे छोटे थाने हमला करके फिर वो लोग सिलवासा पे टूटे। और तब तक क्या था कि इतना पैनिक हो चुका था सिलवासा के अंदर कि पता नहीं शायद इंडियन फौजी आ रही है हमको मारने के लिए। तो वो जो कैप्टन वहाँ पे था, फिदाल्दो नाम से, हु वाज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दादरा नगर हवेली, उसने अपने सारे आउटलाइंग पुलिस स्टेशन से सारी फौज सिलवासा मंगा ली। सबको बोला यहीं हम लास्ट स्टैंड लेंगे, यहीं से इनको मारेंगे। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर वर सम 250 सोल्जर्स इन सिलवासा, ओके, एंड दीज पीपल वर हार्डली 25 प्लस। तो जब वो वहाँ पहुंचे तो वहाँ उनकी पहली लड़ाई हुई, जहाँ से वो कैप्टन ने रिट्रीट किया, दूसरी जगह स्टैंड लिया, एंड देन द स्टोरी प्रोग्रेस।